स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परमुटेशन, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन और इस पे बेस्ड मिसलेनियस चीज़ें पढ़ेंगे कि जहाँ पे परमुटेशन या कॉम्बिनेशन एक साथ यूज़ हो रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब यहाँ पे हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ना है किस चीज़ की, काउंटिंग की। अब काउंटिंग तो हमें पहले से आती है, ठीक। काउंटिंग से क्या मतलब है, अब जैसे कि यहाँ पर एक अंडे की ट्रे है, सपोज़ कीजिए इसकी हमें काउंटिंग करनी है कि इसमें इस ट्रे के अंदर कितने अंडे। तो एक मेथड या एक तरीका ये है कि मैं काउंट करूँ, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3, 4, 5, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 8, 9, 10, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ 11, 12, इस तरीके से काउंट करके हम, तो इस तरीके से हम ट्रे में काउंटिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि इस ट्रे में कितने टोटल एग्स हैं या कितने अंडे। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि हम यहाँ से हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, सिमिलरली हमने काउंट किया यहाँ पे 1, देन 2, देन 3, 4, 5 और 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 6 कितना हो गया, 30 हो गया। इट मीन्स इस ट्रे के अंदर टोटल जो है 30 एग्स है। तो काउंटिंग के हमने देखे कि हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, हम एक एक करके काउंट करें तो भी हमें पता लगे कि 30 है, 5, फिर 10, यहाँ 15, यहाँ पे 20, यहाँ 25 और इस वाले पे 30 एक्स हो जाएंगे। या हमने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ से काउंट किया पहली लाइन में कितने हैं और इस वाली रो में कितने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो भी हमें पता लगे कि 30 है। तो काउंटिंग के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। किस मेथड से हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर कंडीशन गिवन है कि इस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कितने लोग होंगे, कितनी काउंटिंग होगी, कितने कंडीशन, क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे सिचुएशन बनते हैं इनकी काउंटिंग करना हम सीखेंगे। तो यही इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि अलग अलग केसेस में कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, तो उसकी काउंटिंग करना है यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये हम सीखेंगे दो तरीके से। पहला है यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो कोट है, ठीक है, ये मेरा कोट 1 है और ये मेरा कोट 2 है, ठीक। मुझे या तो ये वाला कोट पहनना है या फिर ये वाला कोट पहनना है। उस तरीके से मेरे पास यहाँ पे पैंट है, ये मेरा पैंट 1 है, ये मेरे पास पैंट 2 है, ये मेरे पास पैंट 3 है और ये मेरे पास पैंट 4 है। ये 4 पैंट मैं पहनना चाहता हूँ इन दोनों कोट के साथ। तो मैं कितने तरीके से ये कोट और पैंट का कॉम्बिनेशन पहन सकता हूँ, ठीक। अगर मैं पहला कोट ले लूँ तो इसके साथ या तो मैं पैंट 1 पहन सकता हूँ, या तो मैं पैंट 2 पहन सकता हूँ, या तो मैं पैंट 3 पहन सकता हूँ, या फिर मैं पैंट 4 पहन सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 पॉसिबल केसेस बने, ठीक है, ओके। उसी तरीके से अगर मैं कोट 2 लेता हूँ, ठीक, कोट 2 के साथ भी मैं ये चारों पैंटें पहन सकता हूँ। पैंट 1 पहन सकते हैं, पैंट 2 पहन सकते हैं, पैंट 3 पहन सकते हैं, या फिर पैंट 4 जो है हम पहन सकते हैं। यानी कि 4 केसेस यहाँ पे बनेंगे और 4 केसेस ही यहाँ पर बनेंगे। टोटल 8 केसेस पॉसिबल है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि अब हम काउंटिंग करने के लिए पहले लिखें, फिर हम कौन कौन से पहन सकते हैं उसको लिखें, फिर दूसरा कोट ले, फिर हम कौन कौन से पॉसिबल केसेस के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या उसके साथ पहन सकते हैं उसको लिखें। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे पास तरीका है क्या, जो हमारे पास कितने कोट है, 2 कोट है, तो मैंने 2 कोट ले लिए। और पैंट कितने हैं मेरे पास, 4 पैंट को मैं पहन सकता हूँ 4 तरीके से, है ना। पहले पैंट पहन सकता हूँ, या दूसरा वाला पैंट पहन सकता हूँ, या तीसरा पैंट पहन सकता हूँ, या चौथा पैंट पहन सकता हूँ। यानी कि 4 मेरे पास
पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि अगर हम 4 पैंट, या मान लेते हैं कि मेरे पास और पैंटें हैं या और कोई चीज़ है, टाई है, सपोज़ कीजिए मेरे पास 3 टाई है, पहली टाई, दूसरी टाई और तीसरी टाई है, तो मैं 2 कोट पहन सकता हूँ 2 तरीके से, पहले कोट के साथ उस तरीके से 4 पैंटें पहन सकता हूँ और उस तरीके से 3 टाई भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 तरीके से मैं इन 3 चीज़ों को पहन सकता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस बनती है, अलग अलग कंडीशंस बनती है, किस तरीके से हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो यही हमें इसमें सीखना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर, हमारा आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को हमने, तीनों केस को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड केस और ये हमारा थर्ड केस को मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता लगा कि टोटल इतने केसेस पॉसिबल है। ठीक, तो जब हम मैथमेटिक्स के अंदर इसको पढ़ेंगे तो एज ए इवेंट पढ़ेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, एज ए इवेंट। तो इसको हमने इवेंट कहा, तो जैसे कोट का पहनना हमारा क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, उसके साथ पैंट का पहनना हमारा ये दूसरा इवेंट है, ये इवेंट 2 है, ये हमारा इवेंट 1 है। तो पहले इवेंट को हमने क्या करा, दूसरे इवेंट के साथ मल्टीप्लाई करा, तो हमें पता लगा कि टोटल 8 इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारा जो आंसर है वो बाय यूजिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 8 निकला। ठीक, अब जैसे हमने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा है, इसको समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे हमने एक कॉइन लिया, ठीक, और उस कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती थी, या तो हेड आता था या फिर हमारे पास टेल आता था। ठीक, तो हमारा आंसर होता था या तो हेड या फिर टेल, और आंसर आता था हमारा कितना, 2 पॉसिबिलिटीज़, 2 केसेस बनते थे, 2 इवेंट यहाँ पॉसिबल थे। सिमिलरली अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आती थी, या तो हेड हेड आता था, या हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है जब भी हम 2 कॉइन को एक साथ उछालते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आया कितना, 4 यहाँ पे पॉसिबल्स केसेस बनते हैं, आउटकम हमारे पास 4 आते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ टॉस करूँ, ठीक है, इफ़ आई टॉस 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, देन क्या क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे, या तो हमारे पास हेड 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 आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या टेल हेड हेड आएगा। सिमिलरली टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, एंड हेड टेल टेल। तो ये सारे चीज़ें पॉसिबल है। कितने बने, 2 4 6 8। तो यहाँ पर 8 आउटकम पॉसिबल है। तो ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, पहले वाले कॉइन पे टोटल 2 केसेस पॉसिबल थे, या तो हेड या फिर टेल। दूसरे वाले कॉइन पे भी ऐसे ही है, क्योंकि पहले वाले कॉइन पे 2 पॉसिबल केसेस है, हेड और टेल। सिमिलरली एक और कॉइन लिया हमने, क्योंकि टोटल 2 कॉइन लिए हैं, तो उस पे भी 2 ही चीज़ पॉसिबल है, हेड और टेल। तो यहाँ पे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो पहले वाले पे 2 आउटकम पॉसिबल है, दूसरे वाले पे भी 2 आउटकम पॉसिबल है, तो 2 × 2 कितना होगा, हमारा आंसर आया 4। सिमिलरली जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो पहले वाले पे 2 आउटकम पॉसिबल है, दूसरे वाले पे भी 2 आउटकम पॉसिबल है, और तीसरे वाले पे भी 2 ही आउटकम पॉसिबल है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो हमें पता लगता है हमारा आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 5 कॉइन ले लूँ या 10 कॉइन भी ले लूँ, सपोज कीजिए अगर 10 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, कितने टाइम, 10 टाइम्स। ठीक, यानी कि 2⁻10। ठीक है, 2⁻10। तो इतने सारे जो आउटकम है वो पॉसिबल होंगे। तो ध्यान देंगे कि जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस आती है और हमें पता लगाना कि ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं,
उसकी काउंटिंग की जब हम बात की जाएगी तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, जिसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, ये कब कर रहे हैं, जब दो चीज़ें एक साथ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 कॉइन लिए तो पहला कॉइन भी उछाला है हमने, दूसरा कॉइन भी उछाला है और मैंने तीसरा कॉइन भी एक साथ उछाला है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि मुझे कोट भी पहनना है और साथ में मुझे पैंट भी पहनना है, मैं कोट और पैंट एक साथ ही पहन रहा हूँ। ठीक है, तो जब 2 इवेंट या 3 इवेंट या कितने भी इवेंट एक साथ हो रहे हैं, व्हेन साइमल्टेनियसली अकर 2 और मोर इवेंट्स, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते हैं। ठीक, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है बेसिकली, तो इसको हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन इवेंट अकर इन m डिफरेंट वेज, कोई इवेंट को हम m तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने कोट को, हमारे पास कोट का एग्जांपल था कि हम कोट जो है 2 तरीके से पहन सकते, या तो इस वाले कोट को या इस वाले कोट को। फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन बी अकर इन n डिफरेंट इवेंट, और दूसरा वाला जो इवेंट हो रहा है, दूसरा वाला जो काम हो रहा है, वो हम उसको n डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने पैंट पहना था, 4 पैंट थी, तो 4 तरीके से हम पहन सकते हैं। पहला के साथ पहन सकते हैं, दूसरे के साथ पहन सकते हैं, तीसरे तरीके से पहन सकते हैं, या चौथे को पैंट को पहन सकते हैं कोट के संग, तो उसको n तरीके से हम कर सकते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n। तो टोटल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले इवेंट को दूसरे इवेंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो यहाँ पर 2 इवेंट की बात हो रही है, एक m इवेंट की और दूसरा n इवेंट की। ये m तरीके से हो सकता है, ये n तरीके से हो सकता है। तो टोटल निकालने के लिए m इंटू n। मान लीजिए एक और इवेंट है, जैसे मैंने बताया कोट भी पहनना है, पैंट भी पहनना है और टाई भी पहनना है। यहाँ पे 3 इवेंट है, ये m तरीके से हो रहा है, ये n तरीके से पहन सकते हैं, और टाई है उसको हम p तरीके से पहन सकते हैं। तो टोटल कितना होगा, m इंटू n इंटू p। इस तरीके से हम टोटल पॉसिबल केसेस जो है, ये उस अकरेंस ऑफ दैट इवेंट वी कैन फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग ऑल डिफरेंट वेज। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल ऑर्डर जो है, टोटल आउटपुट जो है वो निकल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसे समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 2 तरह के शूज़ हैं। ये ब्लैक शूज़ है, कितने हैं टोटल, 4 शूज़ है। ये हमारे पास ब्राउन शूज़ है, टोटल कितने हैं, 3 शूज़ है। ठीक, तो अगर मुझे कोट पैंट पहनना है, साथ में शूज़ पहनना है, तो हो सकता है या तो मैं शूज़ 1 पहनूँ, या शूज़ 2 पहनूँ, या शूज़ 3 पहनूँ, या शूज़ 4 पहनूँ। अगर ब्लैक शूज़ पहनने हैं तो मैं टोटल इनमें से कोई भी 4 शूज़ में से कोई भी एक शूज़ पहनूंगा। ठीक है, चारों तो मैं एक साथ पहन नहीं सकता, कोट पैंट तो मैं एक साथ पहन सकता हूँ, लेकिन 4 शूज़ एक साथ नहीं पहन सकता। शूज़ तो मैं कोई ना कोई एक ही पहनूंगा। हाँ, हालांकि मेरे पास 4 ऑप्शन है, यानी कि टोटल पॉसिबल कितने हैं यहाँ पे केसेस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं, यानी कि 4 तरीके से मैं इन शूज़ को पहन सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे अगर ब्लैक नहीं पहनने तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्राउन शूज़ पहन सकता हूँ। या तो मैं शूज़ ब्राउन 1 या ब्राउन 2 या फिर ब्राउन 3 शूज़ में से कोई भी एक शूज़ पहन सकता हूँ। तो ब्राउन शूज़ पहनने की कितने ऑर्डर बन सकते हैं, टोटल 3, क्योंकि इनमें से भी कोई मैं एक ही शूज़ पहनूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक भी पहन सकता हूँ उसी टाइम मैं ब्राउन नहीं पहन सकता हूँ। या तो मैं ब्लैक पहनूंगा, ब्राउन, इस ब्लैक में 4 में से कोई एक, या तो मैं ब्राउन पहनूंगा, इन ब्राउन में से जो मैं 3 तरह के शूज़ है उसमें से कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पर कितने केसेस बन सकते हैं, या तो 4 ब्लैक में से और 3 ब्राउन में से, यानी कि टोटल मेरे पास 7 तरह के शूज़ हैं। मैं ये जो कोट पैंट है इसके साथ या तो ब्लैक शूज़ 1 पहन सकता हूँ, ठीक, या ब्लैक शूज़ 2, या फिर ब्लैक वाला शूज़ 3, या ब्लैक वाला शूज़ 4, या फिर मैं पहन सकता हूँ ब्राउन वाला शूज़ 1, ब्राउन वाला शूज़ 2 या ब्राउन वाला 3, कोई इनमें से एक ही पहन सकता हूँ। ब्लैक वाले पहनने के मेरे पास टोटल 4 तरीके हैं और इसमें से पहनने के मेरे पास 3 तरीके हैं, इसमें से मैं कोई भी पहन सकता हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो इवेंट हो रहा है वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, कोई एक होगा। या तो मैं ब्लैक वाला कोई शूज़ पहनूंगा उसके साथ में, या फिर मैं कोई ब्राउन वाला शूज़ पहनूंगा। ठीक,
तो उस केस में क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होगा। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या सीखा था कि जब इवेंट जो है साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक, ये भी हो रहा है, इसके साथ ये कॉइन भी चल रहा है, ये साथ ये भी हो रहा है। सिमिलरली कोट पहन रहा हूँ, साथ में पैंट भी पहन रहा हूँ, कोट पैंट के साथ में टाई भी पहन रहा हूँ। ठीक, तो जब 2 3 4 इवेंट एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तो वहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं और उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। और जब इवेंट या तो इसमें से चूज़ करना है या फिर इसमें से चूज़ करना है, एक बार में एक ही चीज़ पॉसिबल होगी, तो उस केस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज़ करेंगे। ठीक, तो आई होप you understand what is the difference between the fundamental principle of multiplication and the fundamental principle of addition। दोनों में क्या डिफरेंस है और किस कंडीशन में हम कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक, ओके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है, इफ देयर आर m डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग एन इवेंट एंड n अदर डिफरेंट डूइंग द सेम इवेंट, then the number of ways in which the event can be done is given by m plus n different ways। ठीक, तो जैसे हमने देखा कि एक ब्लैक वाले शूज़ को पहनने के 4 तरीके हैं और दूसरे वाले इवेंट को करने के हमारे पास, यानी कि ब्राउन वाले शूज़ को पहनने के 3 तरीके हैं, तो 4 + 3 = हमारे पास 7 वेज आ गए। ठीक है, तो m वेज और n वेज, जो पहला इवेंट है वो m डिफरेंट वे से हो सकता है, दूसरा वाला काम जो है n तरीके से हो सकता है, तो टोटल कितना होगा m + n। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है। ठीक, अब दिल्ली से जयपुर जाने के मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं ट्रेन के थ्रू जाऊँ, ठीक है, या फिर बाय रोड जाऊं, मैं चाहे कार से जाऊं चाहे बस से, जैसे भी जाऊं। अगर यहाँ से जाने के 3 जगह से मुझे बस मिल सकती है या मैं 3 रूट से जयपुर जा सकता हूं, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकते हैं। और सपोज़ कीजिए दिल्ली से जयपुर जाने के लिए ट्रेन से भी 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 3 6 वेज के थ्रू मैं दिल्ली टू जयपुर जा सकता हूँ। क्योंकि मान लेते हैं अगर मैं ट्रेन से जाना चाहता हूँ तो उस टाइम मैं रोड या बस तो यूज़ करूँगा नहीं, मैं तो डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से पकड़ूंगा या वहाँ जयपुर उतर जाऊँगा। ठीक है, तो या तो ये रोड का यूज़ करके जाऊँगा या फिर ट्रेन का यूज़ करके जाऊँगा। तो जहाँ पर कोई एक इवेंट एक बार में हो रहा होगा तो उस केस में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में क्या है कि जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरे पास डिजिट है 2, 4 और 6। अब इससे बोला गया कि आप कितने नंबर्स जो है फ्रेम कर सकते हैं, 3 डिजिट का हम कितने नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो हमें इन 3 डिजिट्स का यूज़ करके नंबर्स बनाने हैं। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ, एक तो 246, ठीक, एक हमारा हो सकता है 264, ठीक, 426 हो सकता है और 462 भी हो सकता है। सिमिलरली 624 एंड 642 ये नंबर भी हो सकता है। तो और तो नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल जो है 6 जो नंबर है पॉसिबल है। तो इन 3 डिजिट से हम अरेंज करके 6 3 डिजिट के नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो हमने बनाया उसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 डिजिट के अगर 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट दे दिया जाए और बताइए कितने नंबर्स आप फ्रेम कर सकते हैं, कितने नंबर बना सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। ठीक, तो पहले जो पोजीशन है उस पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो प्लेस पे हम इस नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि पहले प्लेस पे 3 नंबर आने की पॉसिबिलिटीज है। पहले प्लेस पे 3 इवेंट हो सकते हैं। ठीक, सपोज कीजिए कि मैंने इस बार 4 यूज़ किया पहले प्लेस पे। ठीक, तो
अगर मैंने 4 यूज़ कर लिया है तो सेकंड प्लेस पे या तो मैं 2 यूज़ करूँगा या फिर मैं 6 यूज़ करूँगा, यानी कि दोनों में से कोई भी नंबर मैं यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैंने 6 यूज़ कर लिया इस बार। नेक्स्ट पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे अगर 6 भी यूज़ कर ले तो 2 ही लिखना पड़ेगा, एक ही नंबर बचेगा। ठीक, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया 6, तो हमारा आंसर वापस से 6 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर्स को लिख कर फ्रेम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसका यूज़ करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि कितने वे से कितने तरीके से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने कहा कि 5 बॉयज़ हैं, ये हमारा बॉयज़ 1 है, ये हमारा बॉयज़ 2 है, ये हमारा बॉयज़ 3 है, ये हमारा बॉयज़ 4 है और ये हमारा बॉयज़ 5 है। इनको एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, तो कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं। ठीक, कितने तरीके से हम 5 लड़कों को एक स्ट्रेट लाइन में हम बिठा सकते हैं। ठीक, तो पहले पोजीशन पे इसमें से कोई भी बच्चा बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, 3 4 5 कोई भी आ सकता है, यानी कि पहले प्लेस पे 5 तरीके से कोई भी बच्चा आके बैठ सकता है। 5 पॉसिबल केसेस बनते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे B3 आके बैठ गया है। ठीक, तो अगर B3 आके बैठ गया है तो बाकी 4 जगहों पे 4 बच्चे बैठेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 4 तरीके से बिठाया जा सकता है, B1 को भी बिठा सकता है, B2 को भी बिठाया जा सकता है, B4 को भी बिठा सकता है और B5 को भी बिठाया जा सकता है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ B4 आके बैठ गया है। ठीक, तो नेक्स्ट प्लेस पे क्या होगा, अब 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है और 5 बैठ सकता है, यानी कि 3 बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं, यानी कि 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो मान लेते हैं कि B2 आके यहाँ पे बैठ गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे या तो B1 बैठेगा या फिर B5 बैठेगा, तो 2 ही यहाँ पे केसेस बन सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं B1 आके बैठ गया और यहाँ पे B5 को ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बच्चा बैठ सकता है B5। तो टोटल कितने तरीके होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120। तो यहाँ पे 120 वेज हैं, इतने तरीके हैं जिससे हम 5 बच्चों को एक स्ट्रेट लाइन में बिठा सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे भी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए, जैसे यहाँ पे 6 जो आंसर निकला वो कैसे निकला, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 2 में और 2 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में। ठीक, तो हमारा आंसर 6 आ गया। अब 120 कैसे निकला है, 5 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 का 3 में, 3 का 2 में और 2 का 1 में, हमारा आंसर है 120। तो जब भी हम इस तरीके के नंबर होते हैं कि जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जैसे पहले 5 है, 5 को 4 से 3 से 3 को 2 से 2 को 1 से, इस तरीके से मैंने लिखा 9, फिर 9 को 8 से, 8 को 7 से, 7 को 6 से, 6 को 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से। तो इस तरीके से हमें बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई बड़ा नंबर हो तो और बड़े लिखना पड़ेगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 1 2 3 में 3 सबसे बड़ा है, इसको लिखते हैं हम 3 और एक डंडा डाल के ऐसे पॉइंट लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये हमारा फैक्टोरियल है। ये जो सिंबल है इस तरह से एक डंडा और उसके नीचे पॉइंट, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक, तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। उस तरीके से ये 5 4 3 2 1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो इतना बड़ा ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सिर्फ 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो जैसे अगर मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी इसको सॉल्व कर पे आ गया ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मैंने अगर 4 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो ये हमारा 120 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सिमिलरली अगर मैं n फैक्टोरियल की बात करूं तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 3 डैश 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 डैश, लास्ट में 3 2 1, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, अब इस पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। ये जो हमारा 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। उस तरह से n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अगर मैं इस n को यहाँ ले जाऊँ तो n फैक्टोरियल अपॉन में n इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। ठीक, अब अगर मैं n के बदले 1 पुट कर दूं, अगर मैं n के बदले 1 पुट कर दूं तो ये क्या होगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। तो अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि ये जो है 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, यानी कि 1 बाय 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल। यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, फैक्टोरियल में नेगेटिव नंबर्स या अपॉन 1 नंबर्स का हम फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं। जैसे अगर हमसे कोई बोल दे कि 1/2 फैक्टोरियल का बताइए तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, या -3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, उसका कुछ नहीं निकाला जाएगा। ठीक, सिर्फ हम इस तरह के जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, तो जो होल नंबर्स है सिर्फ उन्हीं के ही हम फैक्टोरियल वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक, ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये हमारी टेबल है, इसमें 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सबकी वैल्यूज़ हैं। ये तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। और अगर इसमें से कुछ वैल्यूज़ 1 to 5 या 1 to 6 तक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमोटेशन। परमोटेशन क्या होता है? अ परमोटेशन इज़ एन अरेंजमेंट in a definite order of numbers of object taken some or all at a time। तो परमोटेशन बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट है। मेन इंपॉर्टेंट टर्म इसके लिए है अरेंजमेंट। ये कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ये चाहे हम सम ऑब्जेक्ट को ले, चाहे सारे ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम ले, तो कितने ऑर्डर बनेंगे, ये क्या कहलाता है, हमारा परमोटेशन है। और कॉम्बिनेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ सम ऑफ और ऑल ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, कितने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रॉपर हम परमोटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता लगाते हैं। बट कीवर्ड्स यही है कि जब भी परमोटेशन की बात आएगी तो हम अरेंजमेंट की बात करेंगे, और जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो हम सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंट्रोडक्शन देखा। अब हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स
with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose, ROSE, where the repetition of the letters is not allowed. हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर से हमें वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो या ना हो। तो जैसे हमारे पास जो लेटर हैं वो कौन कौन से, एक ROSE। अब इससे हम बहुत सारे जो है 4 लेटर्स का एक वर्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ROSE बन गया, या मैंने लिखा ROES या REOS। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स जो है हम फ्रेम कर सकते हैं। तो कुल कितने वर्ड्स बनेंगे, हमारा क्वेश्चन है कुल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल 4 प्लेसेस हैं, ठीक। तो और ये हमारे पास लेटर्स है ROSE। इससे हमें वर्ड्स जो है फ्रेम करने हैं, उसका मीनिंग हो या ना हो, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। तो पहले प्लेसेस पे इन चारों में से कोई भी लेटर आ सकता है, R भी आ सकता है, O भी आ सकता है, S भी आ सकता है और E भी आ सकता है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है, 4 है। मान लेते हैं कि यहाँ पर O आ गया, ठीक। तो बाकी अब 3 प्लेसेस बचे हैं, इनमें या तो R आएगा, S आएगा या E आएगा, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउ ही नहीं है। वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। तो अब O तो नहीं आएगा, तो या तो R आएगा या S आएगा, E आएगा। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक। मान लेते हैं कि E आ गया, ठीक। नेक्स्ट प्लेस पे या तो R आ सकता है या S आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि S आ गया है तो लास्ट में हमें R ही लिखना पड़ेगा, एक ही बचेगा R। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 4 3 या 12, 12 2 या 24। तो हमारे पास 24 वेज से है। इट मीन्स इन 4 लेटर से टोटल 24 वर्ड्स जो है बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी 5 लेटर कोड वर्ड्स आर पॉसिबल 8 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो हमें 5 लेटर के कोड बनाने हैं, 1 2 3 4 5। इंग्लिश के 8 लेटर यूज़ करने हैं, कोई भी 8 लेटर हमने यूज़ करने हैं। तो पहले प्लेस पे वो 8 में से कोई भी लेटर आ सकता है, इंग्लिश का A आ सकता है, B आ सकता है, कोई भी जो भी हमारे पास 8 लेटर गिवन है उस 8 लेटर में से कोई भी लेटर यहाँ पे आ सकता है, ठीक। और लेटर को रिपीट नहीं करना है। तो उस 8 में से एक लेटर यहाँ पे आ चुका है, तो नेक्स्ट प्लेस पे कितना आएगा, 7 लेटर यूज़ होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ यूज़ हो चुका है। फिर 2 यूज़ हो सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 लेटर बचेंगे 8 में से। फिर नेक्स्ट पे 5 और यहाँ पर 4 लेटर बचेंगे, ठीक। तो 5 लेटर से इतने सारे कितने यहाँ पे वर्ड बन सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 और 2 10 और इसको हो जाएगा 6 7 2 0। तो इतने वेज हैं, यानी कि इतने जो है 5 लेटर वर्ड बन सकते हैं इफ़ वी यूज़ 8 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 8 लेटर की हेल्प से हम टोटल 5 लेटर का 6720 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर पॉलीड्रेम्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब यहाँ पे 5 लेटर हमें पैलिड्रोम्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब 5 लेटर पैलिड्रोम्स का मतलब क्या होता है, पैलिड्रोम्स वो लेटर होते हैं जिसको लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैंने सपोज कीजिए लिखा रेफर, ठीक। अब इसको चाहे यहाँ से पढ़ेंगे या यहाँ से पढ़ेंगे तो यही आएगा REFER, रेफर, ठीक। या फिर जैसे मैंने बोला मैडम, ठीक। ये 5 लेटर का एक पैलिड्रोम है, ठीक। सिविक, ये भी एक 5 लेटर का पैलिड्रोम है। तो इस तरीके के हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करके कितने पैलिड्रोम बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। तो हम कोई भी 26 लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट प्लेस पे 26 में से कोई भी लेटर आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, D आ सकता है, किससे भी बन रहा हो।
तो सपोज़ कि यहाँ पे 26 का 26 में से कोई भी आ रहा होगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे m आ रहा है। नेक्स्ट पे क्या हो सकता है, नेक्स्ट पे भी 26 में से 26 कोई भी बन सकता है, ठीक। अब पहले ड्रॉम बनाना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे उसका मीनिंग भी निकल रहा हो, बट हमें कितने ऐसे नंबर पॉसिबल है ये बताना है। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने लिखा ए पी ए, ये भी क्या है, 5 लेटर का पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको चाहे यहाँ से पढ़े चाहे यहाँ से पढ़े ये सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। जैसे मैंने सपोज़ कीजिए ए बनाया, तो ये भी एक 5 लेटर का पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, यानी कि अगर फर्स्ट प्लेस पे 26 लेटर आएंगे तो सेकंड पे भी 26 लेटर का ही पॉसिबल है। ओके, थर्ड पे यहाँ भी 26 पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे ए आ सकता है, ठीक। अब फोर्थ पे देखिए ध्यान से कि जो लेटर यहाँ आया है वही लेटर हमें यहाँ पे चाहिए, यानी कि फिक्स हो गया 1। यहाँ पे अगर x आएगा तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें x ही चाहिए। यहाँ y है तो यहाँ भी y चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ भी b चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही लेटर है जो सेकंड प्लेस पे आया होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी फिक्स है, यही लेटर आएगा 1, ठीक। तो इसमें क्या होगा, 26⁻³ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतने लेटर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 7 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ओनली 2, 4, 6, 8। ये डिजिट हमें यूज़ करने, ठीक है। हमारे पास 4 डिजिट है, 2, एक है 4, नेक्स्ट है 6 एंड 8। इससे हमें बनाना 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि वो रिपीटिंग हो या नहीं होगा, लेकिन टेलीफोन नंबर तो रिपीटिंग के साथ बन सकता है। तो इट मीन्स इन चारों में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है, ठीक। अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग की कोई बात ही नहीं है। टेलीफोन में नंबर के अंदर जो डिजिट है वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो यहाँ भी 4 आ सकता है इनमें से कोई, यहाँ भी 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 4 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 4 में कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। इट मीन्स क्या हो गया हमारा आंसर 4। तो रेज़ टू पावर कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो इतने सारे नंबर्स जो है पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 अज्यूमिंग रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड। तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1, 2, 3, 4। अब 6 डिजिट है, इसमें से कोई भी 6 के 6 में से आ सकता है। अब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ कर रखा है, तो नेक्स्ट प्लेस पे भी 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, फिर नेक्स्ट प्लेस पे भी 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, और यहाँ पर भी 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 6 रेज़ टू पावर क्या आ गया, 4। ये आंसर है। सेकंड देखिए, अगर रिपीटिशन अलाउ ना हो, अब यहाँ पे रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं है और हमें 4 डिजिट का नंबर फ्रेम करना है, तो पहले प्लेस पे तो कोई भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। मान लेते हैं कि 4 आ गया होगा, ठीक। अब 4 दोबारा तो नहीं आ सकता, तो हमें इन 5 में से कोई ना कोई डिजिट यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे कितने केसेस बने, कितनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 5। इस 5 डिजिट में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक। सपोज कीजिए कि 3 आ गया हो, ठीक। अब नेक्स्ट प्लेस पे 1, 2, 3, 4 बचे, इस 4 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। मान लेते हैं कि 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 बचे, कोई सा भी नंबर यूज़ कर लिया। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा 6 और 30, 4 जा 120, 123 जा, ये आ गया हमारे पास 360। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कैसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं
और ताकि टोटल इवेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर हमें फ्रेम करना है और वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर ही बनना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इवन नंबर बनना चाहिए। तो इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, 2 और 4 ये वंस प्लेस पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, तो कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, ठीक। तो टोटल ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 10 नंबर पॉसिबल है। तो 10 वे से हम नंबर को फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विद द इवन डिजिट्स सो दैट नो 2 डिजिट्स कंजुकेटिव डिजिट्स आर सेम। देखिए अब यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर में बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने बोला है कि इवन डिजिट बनाना है, तो इवन डिजिट 2 4 6 और 8 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन इवन डिजिट से अगर हमें बनाना हो और 2 कंसेक्यूटिव डिजिट एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी कि सपोज कीजिए अगर यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया यहाँ साथ में 4 नहीं आ सकता, ये उसने कंडीशन डाल दी है। तो यहाँ पहले पोजीशन पे तो इन चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 आ सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ 6 आ चुके हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ 6 तो नहीं आएगा, कौन कौन सकता है, 2 4 और 8 आ सकते हैं, ठीक। तो 3 पॉसिबल केसेस बने। मान लेते हैं कि मैंने इस बार यहाँ 4 यूज़ किया, तो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर इस प्लेस पे 4 नहीं आ सकता, लेकिन 2 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है, तो फिर से 3 बने। इस बार सपोज कीजिए कि मैंने 8 यूज़ किया, ठीक। तो अब इस वाले पे 8 नहीं आ सकता, लेकिन 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो फिर से 3 केसेस बने, ठीक। तो इस बार सपोज कीजिए मैंने 4 यूज़ कर लिया, नेक्स्ट पे फिर 4 नहीं आ सकता, बट 2 6 और 8 फिर से 3 आ सकते हैं। सपोज कीजिए 2 यूज़ कर लिया, फिर इस वाले पे 2 नहीं आएगा, लेकिन 4 6 8 फिर से आ सकते हैं 3 नंबर। तो इस तरीके देखेंगे हर बार 3 नंबर जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके, तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो आंसर आएगा 4 × 3⁻9 ये आंसर आएगा। इतने वेज से हम नंबर जो है फ्रेम कर सकते हैं 10 डिजिट के। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 3 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो यहाँ पे देखिए कि हमें 6 फ्लैग है हमारे पास, ये हमारा फ्लैग 1 है, ये हमारा फ्लैग 2 है, ये हमारा फ्लैग 3 है, ये हमारा फ्लैग 4, ये हमारा फ्लैग 5 और ये हमारा फ्लैग 6। इससे हमें यूज़ करके डिफरेंट सिग्नल जो है जनरेट करने हैं। इफ़ द सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 3 फ्लैग्स, तो हमें 1 2 और 3 ये 3 फ्लैग कम से कम यूज़ करना है और सिग्नल बनाना है। तो पहले प्लेस पे इनमें से कोई सा भी फ्लैग आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 और 6 भी आ सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट वाले पे अब देखिए यहाँ पर रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन की कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर हमने एक फ्लैग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो ये फ्लैग तो ख़त्म हो चुका है, ये तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, दोबारा तो यहाँ यूज़ हो नहीं सकता, तो यहाँ तो रिपीटेशन ऑटोमेटिकली अलाउ नहीं होगी, ठीक। तो बाकी हमारे पास 5 फ्लैग बचे हैं, इन 5 फ्लैग में से कोई ना कोई हमें यूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ भी कोई फ्लैग आ गया, तो अब नेक्स्ट के लिए हमें सिर्फ 4 फ्लैग बचेंगे, उनका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, 5 4 20 6 120, तो टोटल 120 सिग्नल्स जो हैं वो पॉसिबल है अगर हम 6 फ्लैग का यूज़ करके 6 फ्लैग्स में से 3 फ्लैग्स का यूज़ करके सिग्नल जनरेट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।